एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। हम वो पत्थर है कि दुश्मन हिला सकता है। जनरल करियप्पा ने बताया। हम लोग महीनों जो है उसी स्टाइल में हम लोग कैसे ऐसे बैक में दोनों फिंगर को पंजा को डाल के और ऐसे हम लोग अपने को एक सैनिक के समान लोगों के सामने दिखलाते थे। हॉस्टल से घर आते थे तो घर में भी हम लोगों की एक आदत बन गई थी, उस तरह से अपने को पेश आना। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना की एक दवा दुकान में और हमारे साथ जो आप तीन सज्जन देख रहे हैं ये हमारे सीनियर साथी हैं। हमारी बाईं तरफ जो हैं वो भारत सरकार में अपनी सेवा दे चुके हैं, कस्टम में के सुप्रिटेंडेंट के रूप में वो थे और अब रिटायर हुए हैं। इनका नाम है जी.पी. साहू जी। और हमारे दाईं तरफ जो देख रहे हैं वो बिहार सरकार में अपनी सेवा दे चुके हैं। वो रहे हैं PWD, जिसको मालदार विभाग माना जाता है हर राज्य में, तो बिहार सरकार में अपनी सेवा दे चुके हैं। इनका नाम है सर, आपका नाम? कुमार सिन्हा। इनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। और सबसे आखिर में जो देख रहे हैं वो इस दवा की दुकान के मालिक हैं और वो लगभग आधा डॉक्टर हैं। इस मोहल्ले की सारी जो लोग आते हैं उनकी ये सेवा करते हैं, दवा देते हैं। तो उनकी भी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं और उनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता। हाँ सॉरी, गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता। तो आज हम यहाँ मौजूद इसलिए हैं, बैठे हैं, ऑब्वियसली ये है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भपकियाँ दे रहा है। वो तरह तरह के मिसाइल्स जो है लॉन्च कर उसने अभी अब्दाली छोड़ा है और सोचता है भारत इससे डर जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारत की जो सेना की नींव है उसमें जनरल करियप्पा जैसे लोग रहे हैं, जनरल रहे हैं, फील्ड मार्शल जैसे लोग रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये पता नहीं है। तो हमारे साथ जो लोग हैं, हमारी बाईं तरफ जो है जी.पी. साहू सर, आप सोचिए कि जनरल करियप्पा को इन्होंने देखा है, उनसे गुफ्तगू की है बचपन में, और न सिर्फ गुफ्तगू की है, उनके साथ इनका एक संस्मरण है। तो जनरल करियप्पा के बारे में सुनते हैं जी.पी. साहू सर से। जी बताया जाए। नमस्कार। हाँ बोलिए। पटना के स्थानीय सैनिक स्कूल का 1965 में जब हम स्टूडेंट थे तो प्रिंसिपल्स के द्वारा जनरल करियप्पा साहब को बुलाया गया था कि कुछ बच्चों के अंदर वो कुछ देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की कुछ बातें बताएं। कहाँ पे था सर? कौन सा स्कूल था? पत्थर मस्जिद के नजदीक एक सांस्कृतिक विद्यापीठ थी, उसी में हाफ पोर्शन में सैनिक स्कूल। कौन सा शहर था? पटना में ही। अच्छा, ओके। पत्थर मस्जिद। ओके। ये किस साल की बात है? ये लगभग 1965 या 66 की बात। अच्छा, हाँ ठीक। सारे सहपाठी स्टूडेंट हम लोग बहुत उत्सुक थे जनरल करियप्पा साहब को देखने के लिए। फिर उन्होंने उनकी गाड़ी रुकी और एक लंबा चौड़ा 1.5 डॉल 6.5 फुट का तालियां हम लोग बजाए, सब बच्चा सब मिल के, और वो एक छोटा नुमा मंच था, उस पर वो आए। बच्चों को कहा कि तालियां नहीं बजाए, आप हमें सैल्यूट दें। अच्छा। तो सब बच्चों ने उन्हें सैल्यूट दिया अपने अपने हिसाब से। और कुछ देश की बातें हुई, कुछ मोरल और कैरेक्टर बच्चों का कैसे हो, कुछ टीचर्स को भी उन्होंने कुछ अपना अनुभव बताया कि आप बच्चों में देश प्रेम की भावना बचपन से कैसे भरे, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और एक मार्मिक चीज उन्होंने बताया। अच्छा, क्या? हम लोग का यूनिफॉर्म ब्लू पैंट, ऊपर में केसरिया शर्ट था, जो कि नेशनल फ्लैग में भी वो कलर रहता। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बच्चे को बचपन से ही शारीरिक उनकी चुस्त और दुरुस्त बने रहें, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, फॉर्मूला है कि आप बच्चों के पैंट में जो दोनों साइड में जो आप पॉकेट बनाए हैं, हाँ बोलते रहिए, कोई बात नहीं, उसको आप जो है दोनों उनके बैक पोर्शन हिप में उस पॉकेट को आप बनाए।
क्या कहा उन्होंने? हिप के साइड में पॉकेट मतलब बना लीजिए, पीछे। पीछे अच्छा। बैक में। इससे ये होगा कि बच्चे जब भी हाथ डालेंगे तो दोनों पंजा वो जब वो बैक पॉकेट में डालेंगे तो उनका चेस्ट जो है आगे की तरफ निकलेगा, मतलब एकदम ऐसे ही जो है। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये मॉर्निंग से लेकर शाम तक का एक ये एक्सरसाइज है जो बच्चों को अलग से नहीं करना। तो एक ऐसा मोटिवेशन उन्होंने दिया कि हम लोग करीब करीब महीनों, जनरल करियप्पा नहीं बताया। हम लोग महीनों जो है उसी स्टाइल में हम लोग कैसे कैसे? ऐसे बैक में दोनों फिंगर को पंजा को डाल के और ऐसे हम लोग अपने को एक सैनिक के समान लोगों के सामने दिखलाते थे। हॉस्टल से घर आते थे तो घर में भी हम लोगों की एक आदत बन गई थी, उस तरह से अपने को पेश आना। हाँ। तो जनरल जो लोग जो होते हैं उनको लोगों में प्रेरणा कैसे पैदा किया जाए, बच्चों में कैसे प्रेरणा पैदा किया जाए, इसका एक मिसाल हमको आज भी हमारे मानस पटल में करियप्पा साहब की याद आज भी ताज़ा है। और आज के इस जंग के माहौल में तो उनको करीब करीब हम प्रायः स्वप्न में भी देख लेते हैं। करियप्पा साहब को? हाँ, अच्छा। काश हम मिलिट्री में अगर गए रहते अच्छा। तो आज हमारे पीछे एक जज्बा रहती और आज भी हम भारत सरकार को कहते कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक बात है। तो करियप्पा साहब आते हैं आपके स्वप्न में, आप सपने में? हाँ, इधर तो बहुत आ रहे हैं क्योंकि देश पर जो आफत पड़ी है और ये आफत जो है झूठ फूस का आफत है, ये कोई सच आफत नहीं है, ये एक घोषणा है। और ये हमारी थोड़ी सी नरमी भी है इस कंट्री कि हमने किसी को इस तरह का प्रोत्साहन देते गए सारी क्षमता के बाद, क्योंकि ये क्षमता हमने 65 में भी दिखलाई, 71 में भी दिखलाई, कारगिल में भी दिखलाई। 71 में तो दूसरे जो फील्ड मार्शल थे मानेक शॉ, उन्होंने दिखाया था जब इंदिरा गांधी का रिश्ता निक्सन से खटपट चल रही थी। ये उस समय की बात है जब पूर्वी पाकिस्तान में इंदिरा गांधी को आक्रमण की एक प्लानिंग इंदिरा गांधी ने बनाया और इमीडिएटली जो है मानिक साहब को कॉल किया। 71 में हम ग्रेजुएशन के फाइनल स्टेज में। अच्छा, यही पटना में। तो एक ये संस्मरण हमको याद है, उस समय शायद हमें जो मेमोरी में है कि करंजिया पुलिस अखबार के एडिटर हुआ करते थे, तो एक आर्टिकल निकला था। तो वेरी फाइन मॉर्निंग, मानिक साहब जो है दस्तखत वहाँ दस्तखत दी इंदिरा गांधी के यहाँ, पूछें कि मैडम क्या बात है, कहेंगे हमको पूर्वी पाकिस्तान में इमीडिएटली सेना को रहना और उसके पीछे वजह ये हमारी सैन्य क्षमता में कोई डाउट नहीं, लेकिन 2 महीना के बाद मानसून आने वाला और बांग्लादेश साइड का जो आज का बांग्लादेश बॉर्डर में साइड में पानी से वहाँ 2 फुट 3 फुट भी कीचड़ हो सकता है और हमारी टैंक फंस जाएगी। तो कृपया अब 3 महीना मैडम इंतजार करें। अच्छा। और उनका पानी और हौसला चकनाचूर कर देंगे और मानिक साहब ने इस चीज को करके दिया। अक्टूबर में फिर किया भारत से। हाँ, तो ये हमारी सेना का एक गौरव गाथा है। एक सैयद हुसैन थे ब्रिगेडियर, जो इंग्लैंड में उन्होंने अपना सेना की पढ़ाई की और भारत जब हुआ है और भारत में भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, तो उनको ऑफर मिला बीइंग ए मुस्लिम कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको हम जनरल बनाएंगे, लेकिन अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए इन्होंने उसको ठेंगा दिखलाया। और झंगर एक जगह है कश्मीर के साइड में, झंगर आज भी उनके नाम से झंडा फहरता है आज भी। तो ऐसे ऐसे हम लोग ने वीर पुरुष पैदा किए किसी भी क्षेत्र में। और मानिक साहब को तो नौबत ही नहीं आती जब जनरल अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ही पाकिस्तान के जनरल से सरेंडर कराए। और आज भी पिक्चर मौजूद है कि उन्होंने रिवॉल्वर का गोली खोला और रिवॉल्वर जो है इनके हाथ में अरोड़ा साहब को
गोली समूचा ऐसे उझल गई। वो एक सरेंडर का, एक जनरलों का सरेंडर का वो उसकी जो है प्रतीक है उसका। दबी जुबान मिलिट्री का ऑफिशियल्स ने अपने मिनिस्टर को, अपने हुकूमत को कहा कि यही मौका है कि 80 या 82 हजार जो कैदी हैं, 93,000 मेरे ख्याल से हैं, इनको बार्गेनिंग हम लोग करें, सौदाबाजी करें पीओके के, ये सैनिक तुम ले जाओ, आप पीओके हमको लौटा। लेकिन ये तो अब सरकार का अंदरूनी चीज है, क्या है जी हम लोग नहीं। तो जैसे आपने कहा ना कि भाई भाई पीओके आज हमारा रहता, अगर मानिक साहब के बात को लोग उन्होंने माना, इंदिरा गांधी ने जो भी हुकूमत हाँ रहा जो हो। भी सही बात नहीं, उस समय तो थी, तो बताना पड़ेगा। और रसा जो हमारा बहुत पुराना साथी है, रसा का जो विघटन हुआ उसके पहले भी साथी था, विघटन के समय भी साथी था, और आज भी है। सब बहुत लोगों को याद होगा 7वां बेड़ा, जब निक्सन साहब ने 7वां बेड़ा पाकिस्तान के हेल्प के लिए बुलाया तो इंदिरा गांधी ने रसा को फोन किया, तो उसका भी 7वां बेड़ा था, और मामला जाके वहाँ टक्कर में टक्कर लगी। तो हमारे यहाँ राजनीतिक लोगों का भी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जिन्होंने कि सेना के लिए एक दिन का उपवास भी रखा था पूरे कंट्री। तो ये गिरर भक्ति से हम लोग जो है डरने वाले नहीं हैं, और हिंदुस्तान की सैनिक बात खुद ही जानती है कितना कम पाकिस्तान में जी कहीं टिकेगा ही नहीं। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, हम वो पत्थर है कि दुश्मन हिला सकता है। क्या बात है, सही बात है बिल्कुल, और हम इसको दिखला देंगे। और हमारा मोदी सरकार की जो सेना है और उनके पीछे 140 करोड़ की जो जनता है, वो उनको नानी याद दिला देगी। तो ये थे जेपी साहू साहब। अब बात करते हैं गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता जी से। तो क्या आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि भारत को बजने दीजिए या आप देख लीजिए कौन है, डिस्टर्ब नहीं हो आवाज से, या बात नहीं कर लीजिएगा। मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान जो हमेशा बिगड़ भलती दे रहा है, तो कड़ाई से निपटना जरूरी है। इस तरह से लोग कत्लेआम होते रहेंगे और लोग लिखता रहेगा तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत आज के डेट में दुनिया के 1 पोजीशन में है, रैंकिंग में जी मिलिट्री के मामले में। इसकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग है, और इसे कठोरता से नाफिज कर देना चाहिए, ताकि जो है सो आतंकवाद फिर दोबारा पनपे। तो ये जरूरी है और ये समय की मांग है, और ऐसा उन्होंने किया है कि पूरा वर्ल्ड जो है सो आज भारत के साथ है, और इस बिंदु पर एकदम जरा भी देर नहीं किया जाए और नेश नाबूद कर दिया जाए पाकिस्तान को। क्योंकि आर्म्स अन्वेषण में आज के डेट में, पहले तो दूसरे देश पर हम लोग निर्भर थे, लेकिन आज खुद एक से एक जो है तो सही बात, आधुनिक हथियार बना रहे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल का है और विश्व भी टॉप है। और आज के डेट में हम लोग बना ही नहीं रहे हैं, दूसरे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस दिया है, फिलीपींस को दिया है, वियतनाम को दूसरे बच्चों को भेज दे रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। इसलिए इसी मामले में हम आज कमजोर नहीं हैं और इसे सख्ती से दबाना जरूरी है। ये जो मतलब परमानेंट इलाज करिए दिया जाए, एकदम बिहारी में बोलते हैं ना कि एकदम करिए दिया जाए इलाज, एकदम परमानेंट इलाज जरूरी है, किया जाए। पाकिस्तान का सांप का फन जो है वो कुचल दिया जाएगा, पूरा हल्दी गुर्दी बोलवा दिया जाए। हाँ, हल्दी गुर्दी हल्दी गुर्दी कर दे, एकदम समूल नष्ट करना जरूरी है ताकि फिर दोबारा पनपे। जी ठीक है, रख दीजिए आपका नाम, जब तो बीच में आ गया कुछ सब कहिए। आप दुनिया देख रही है, जंक्शन में जब नाम आ गया, बिहार का आप नाम बर्बाद कीजिएगा क्या? जंक्शन में जब आप आ गए हैं तो कुछ तो भावना आप अपना बताइएगा ना, क्या भावना है जो भी आपको लगता है। अभी तो पाकिस्तान से करना बहुत जरूरी है, इसके लिए वो समझेगा नहीं, पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है और इस माहौल में
निश्चित का समर्थन हमको प्राप्त हुआ। चलने में कोई दिक्कत नहीं। एकदम लड़ लिया जाए, हरियाल लिया जाए। हाँ, हरियाते हैं। पहले तो ये इसका डर होता था कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, आपको पूरा समर्थन आपको पूरे विश्व का है। ठीक है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी बातचीत, जिसमें आपने सुना जनरल करियप्पा के बारे में, फिर इन्होंने राव साहब ने अपने संस्मरण बताए और फिर हम लोगों ने बात की। तो ये दरअसल एक मौका था कि बिहार में किस तरह से लोग सोचते हैं, तो इसलिए हमने ये अपने साथियों के साथ बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग फिर आपको दोबारा आपके साथ आपको दिखें। तो आज इतना ही। नमस्कार।